मैं उमेश व्योम टीवी के पेज पे आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत की राजनीति से जुड़े हुए कामगार मजदूरों की स्थिति की। जब आप बात करेंगे तो 1950 भारतीय संविधान का निर्माण से लेकर 2023 के अंतर्गत अनेक उतार चढ़ाव की चीज़ों से हमेशा सामंजस्य बनाए रखे गए। अनेक पार्टियां अनेक स्तर से चीज़ों को रखी। आज हमारे साथ हैं बिहार जनता खान मजदूर संघ के श्री रणविजय सिंह जी। उनसे मैंने निवेदन किया है कि सर कहाँ स्थिति है और पहले 1950 से 2023 में किस तरीके से आप देखते हैं। सर पहले तो आपका हमारे चैनल पर ढेर स्वागत। चलिए, धन्यवाद। ये हम तो पूछेंगे, बिल्कुल हम तो पूछेंगे बिल्कुल इस चीज़ को ये हम जानना चाह रहे थे। बिहार जनता खान मजदूर संघ एक लंबे समय से बड़ी अगर मैं खुद देखूं तो 2-3 दशकों से आप लोग मजदूरों के लिए हैं। मन में ये बात कैसे आया? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो कि हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है, हम भी एक मजदूर परिवार से आते हैं और स्वाभाविक तौर पे 70 के दशक में हमारे पिताजी BCCL में ही कार्यरत थे और उसके बाद समय बदलता गया और इंदिरा जी की सरकार आई और उस समय जो प्राइवेट कंपनीज होती थी कांग्रेस के सरकार के आने के बाद वो नेशनलाइज हो गई। और आप समझ सकते हैं कि जब मालिकों का जब दौर चलता था, जब प्राइवेट कंपनीज होते थे, अंडरग्राउंड माइंस हो या फिर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट हो, तो मजदूरों की जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे सर आपसे, कौन मालिक थे उस समय? प्राइवेट कंपनी के जो प्राइवेट सेक्टर के जो पुराने लोग, आप कह सकते हैं, बड़ा शोषणात्मक विचारधारा रहता था क्या? क्या शोषणात्मक विचारधारा उन लोगों का रहता था मजदूरों के साथ? नहीं, जैसा कि हमें पता है या बताया गया, जो कहानियाँ जो सुनने को मिलता है, आप फिल्म और सीरियल्स में भी देखते होंगे, जब 70 का 80 का दशक का जब पिक्चर में हम लोग देखे हैं, कोयला पिक्चर भी यहाँ बना था, एक कालका पिक्चर बना था। तो प्राइवेट कंपनी जो कि गुजरात के ऑनर्स रहते थे या कलकत्ता के, तो यहाँ के जो लोकल जो मजदूर थे, तो स्वाभाविक तौर पे 8 घंटा काम लेना चाहिए, जो कि वो नहीं होता था। और उसको देखते हुए ही सरकार ने ये नियम को में बदलाव किया, जो कि प्राइवेट बैंक भी हुआ तो वो नेशनलाइज हुआ, कॉलेज नेशनलाइज हुए। तो अच्छा, आज सर अगर हम आपसे पूछें कि तत्काल क्या स्थिति है, मजदूर कहाँ है? ना पानी, ना बिजली, ना क्वार्टर, आए दिन वो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कराह रहा। ऐसे में लगता है कि आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, जब आपका प्रोजेक्ट हो या फिर साम्राज्य बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि समस्याएं पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ता है, तो आप कह सकते हैं कि लोग भी बढ़ ही रहे हैं। और अगर समस्याएं तो हैं इसमें, ये आप मानते हैं? हाँ, समस्याएं हैं, इसमें नो डाउट है। और ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि समस्याएं हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं हो रहा या निदान हो नहीं रहा, फिर लोग रहेंगे कैसे? अच्छा, अब मैं जब आपकी बात करता हूँ, और भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे यूनियन हैं, लेकिन आप त्वरित कार्रवाई पर विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि प्रतिदिन 100-200 लोगों से मिलना मजदूर तबके के लोग होते हैं। ये मन में क्यों आया और लगा कि हम ही निदान उसको कर पाएंगे? देखिए, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, हमारा हमेशा एक सोच रहा है, एक हमारा प्रयास रहा है कि अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ और किसी यूनियन का अगर जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हमारे संगठन से हो या ख़ास करके मुझसे, क्योंकि लोगों को हमारे से ज़रूर आकांक्षाएं हैं, तभी इतने लोग आते हैं। और हमारा ये कोशिश रहता है कि उनका कार्यों का निष्पादन हो और निष्पादित भी हो रहे हैं। अच्छा, क्या आप ये कहेंगे एक यूनियन के महासचिव होने के नाते कि वाकई प्रबंधन जिम्मेवार है आज के कामगारों की बुरी स्थिति के पीछे? हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो एरिया है, तो ये तो BCCL के ही अधीन आता है
और बीसीसीएल प्रबंधन का ही ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को कम से कम मुफ्त बिजली, पानी या फिर कोयले का व्यवस्था कराए, क्योंकि उनके घर में चूल्हा जल सके। और आप देख रहे होंगे कि दोहरी नीति तो प्रबंधन द्वारा की जा रही है। CSR DMFT को लेकर आप अक्सर, मैंने देखा है, आप DC ऑफिस में भी DC महोदय से भी मिलकर इन बात को रखने, ये CSR DMFT में आपको लगता है वाकई एक नगण्य स्थिति है हमारे कोयलांचल में कार्य को लेकर? नहीं, परसों ही हमने DC साहब से मुलाकात की थी और कई बिंदुओं पर हमारी वार्ता हुई। एक तो असंगठित क्षेत्र से जो आउटसोर्सिंग में जो मजदूर काम कर रहे हैं कि उन्हें जो प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, काम अधिक कराया जा रहा है और उनके काम के अनुरूप उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा, आपका ये हाई पावर कमेटी बोलती है असंगठित मजदूर के लिए हम सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल स्थिति है कि भैया कहीं नहीं है, ये मानते हैं आप भी? नहीं, ये एकदम नगण्य है। हमने इसके लिए ही हाई पावर कमेटी के लिए ही हमने DC साहब को अनुरोध भी किया है कि आप कम से कम जो भी BCCL में आउटसोर्सिंग कंपनीज जो चल रही हैं उनके डायरेक्टर को एक लेटर दिया जाए कि जो उन लोगों का वेजेस है वो मिले, जो मिलना चाहिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है। और दूसरा कि 75% नियोजन जो है जो यहाँ के स्थानीय हैं उन्हें मिले, क्योंकि ये तो हो नहीं रहा है। अच्छा, एक फिल्म का गाना था, हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ये मजदूर चौक का मुझे लगता है प्रतीक है, ठीक है। मेरा ये गाना आज के डेट में बिल्कुल फिट तो नहीं हम बैठता है, लेकिन आप मानते हैं वाकई मजदूर का रहा है, एक दुनिया का एक कोना भी उसे नहीं प्राप्त हो पा रहा? नहीं, मैं मानता हूँ करा नहीं रहा है ये नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुविधाएं BCCL के द्वारा मिलनी चाहिए थी वो उनके तक नहीं। असंगठित मजदूर संघ को लेकर बिहार जनता खान मजदूर संघ के आप महासचिव हैं, अगला क्या रणनीति? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मजदूर असंगठित मजदूर संघ यहाँ पर हैं। नहीं, असंगठित क्षेत्र से मजदूर हमारे संगठन से भी जुड़े हुए हैं और हमने हमेशा प्रयास किया है, हमारा प्रयास रहा है कि जो भी असंगठित क्षेत्र से जो लोकल में जो मजदूर हैं उनको रोज़गार से जोड़ा जाए, या फिर आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, या फिर आउटसोर्सिंग में ड्राइविंग है, ब्लास्टिंग है, या फिर हेल्पर के तौर पे। तो और जो अधिक पढ़े लिखे हैं तो उन्हें स्टोर में हो या मैनेजिंग में हो, इस तरीके से हमारा एक प्रयास रहता है। अभी कभी ऐसा लगता है कि कभी प्रबंधन से आप बात किए तो दो टूक बहस हो गई, या लगता है कि मजदूरों के हित में जब हम उतरेंगे तो कहीं नहीं, ये मेरा निजी सवाल है आपसे, कभी ऐसा होता है क्या? नहीं, कभी होता है क्या? आप अगर कल ही हमारा शायद तेतुलमारी में एक प्रोजेक्ट आने वाला, आउटसोर्सिंग कंपनी आने वाला है और हमारी वहाँ के महाप्रबंधक से कल ही वार्ता थी और वहाँ पे अभी जो 541 लोगों को का सर्वे किया गया है BCCL के द्वारा, लेकिन सर्वे हो चुका है, आउटसोर्सिंग कंपनी भी आ गई है। तो हमने कल ही स्पष्ट किया और काफ़ी गर्मा गर्मी माहौल में कल वार्ता हुआ है और उसमें हमने 2 टूक ही सिर्फ कहा है कि आप पहले 541 लोगों को सर्वे आप कर लिए हो, हमारे तरफ से भी सर्वे हो चुका है, आप उन्हें कहाँ बसाएंगे ये देख लें, और दूसरा जब वो बस जाएंगे उसके बाद ही फिर कंपनी के लिए हम लोग विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब अंडरग्राउंड माइंस था तो हम लोग को फीवर होता था, खांसी होता था, सर्दी होता था। आज जिस तरीके से माइंस को ओपन कर दिया गया है, बीमारियां बढ़ी है, ऐसा आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों ने हमें पूरी तरह से बड़ी बीमारियां योगदान में दे दी, देन उनका रहा? हाँ, देखिए, एक तो आपकी जो हरियाली थी, जितने भी पेड़ पौधे थे उसको पहले तो काट दिया जाता है, उसके बाद अगर आप विरोध करते हो तो आप पर केस कर दिया जाता है। फिर अगर हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि अगर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं तो भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लेटर दिखा दिया जाता है कि भाई फॉरेस्ट से हम लोग परमिशन लेके आए हैं। तो आप हरियाली भी देखेंगे, एक प्रोडक्शन भी देखेंगे, लेकिन दोनों संभव नहीं है, या तो आपको कोयला मिलेगा या फिर हरियाली मिलेगी।
यही हो सकता बिल्कुल। है। और एक चीज़ है कि आप हमारे लोगों के साथ ये भी परेशानी है कि भैया शुरू से तीसरा चौथा पीढ़ी यहाँ जो रह रहा है, आखिर जाएंगे कहाँ? क्योंकि अधिसंख्य लोग यहाँ पर हैं, हैंड टू माउथ है, दिन में अपना गाड़ी लोड करते हैं, बेचते हैं, उसके बाद शाम को उनके यहाँ चूल्हा ये होता है। और कोरोना के टाइम में आप देखे होंगे कि उस समय सारा चीज़ ठप हो गया था, बंद हो गया था। हमने अपने यूनियन कार्यालय के बाहर शेड लगवा करके डेली 1000-1500 लोगों का 2.5-3 महीना तक खाना खिलवाने का, तो हम एक छोटा सा प्रयास करते रहते हैं कि कैसे हम अपने लोगों को, अपने मजदूर साथियों को जो संगठित क्षेत्र से हैं या अगल बगल के जो भी गरीब लोग हैं जो कि रोज़मर्रा की कभी गुस्सा कब आता है भैया? हाँ, गुस्सा कब आता है? नहीं, गुस्सा तभी आता है कि हम अपने हक की बात को रखते हैं अगर किसी के समक्ष, और हमें अगर गलत कोई साबित करने का कोशिश करता है तब हमें बड़ा गुस्सा आता है। ये मज़दूर 1950 में भी इसी रंग के दिखते थे, 2023 में भी इसी रंग के दिख रहे हैं। क्या इनके रंग में, रूप में, हुलिया में या इनके पहनावा में कोलियरी आज मुझे लगता है बहुत जगमग और नए मैकेनिज़्म स्थिति में आ गई, लेकिन ये आज भी उसी तरीके से? कारण क्या है? नहीं, हम आपको यहाँ पर काटेंगे। देखिए, काम के दरमियान हर एक कोई का अपना ड्रेस कोड होता है। आप रोड का कोई काम कर जो मज़दूर जाते हैं तो वो अपना खोल करके वहाँ का जो ड्रेस है वो पहनते हैं। मज़दूर भी है जो कोई अपना बाइक से जाते हैं, पहले साइकिल से जाते थे लेकिन अब बाइक से जाते हैं, अच्छा अपना जीन्स टी शर्ट पहन के जाते हैं और काम के दरमियान उस कपड़े को खोल कर हम बात करें भैया सेफ्टी को लेकर। जितना पहला मैनुअल था माइंस, उतना सेफ्टी मुझे लगता है बहुत बेहतर ढंग का था, और आज इतना मैकेनाइज्ड होने के बावजूद भी उतना हम नहीं देख पाते हैं जो कल दिन दिखता था। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरी तरह ये से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर सेफ्टी अगर नहीं रहता उमेश जी, तो डेली ब्लास्टिंग होता है, डेली दुर्घटनाएं घटनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से हम कंपनी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है जाली लगा करके, वो BCCL के द्वारा ही कोई भी आउटसोर्सिंग हो, लेकिन ब्लास्टिंग BCCL के द्वारा ही होता है, बारूद BCCL के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है और उसका ख्याल रखा जाता है। इसको हम लोग हमारे जो यूनियन के जो सेक्रेटरीज हैं या ये जो भी सेफ्टी मेंबर भी जो सेफ्टी मेंबर के जो ये हैं, 10 दिन 15 दिन पर हम लोग इस कभी बैठते हैं तो इस पर ज़रूर चर्चा करते हैं कि सेफ्टी को आप लोग ख्याल रखें। एक अंतिम मेरा सवाल रहेगा भैया, जो अब मन से खुल से एकदम शुद्ध मन से 1 मिनट मज़दूरों के फेवर में बिहार जनता खान मजदूर संघ आज कहाँ खड़ी है और कल भी ये खड़ा रहेगी, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन आपके मुख से ये हम जानना चाहते हैं कि क्या मज़दूरों के लिए आपके तरफ से संदेश रहेगा? देखिए, एक तो स्वाभाविक तौर पे मैं या हमारा संगठन मज़दूरों के हित के लिए कृत संकल्पित था, कृत संकल्पित है और कृत संकल्पित रहेगा, क्योंकि हमारा बचपन यहाँ गुजरा है। मैं इस माटी का बेटा हूँ और मैं जो निचले पैदान के जो भी मज़दूर हैं या लोग आते हैं, मैं उनका दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक मज़दूर का बेटा हूँ। और स्वाभाविक तौर पे उनकी जो भी समस्याएं हैं आते रहती हैं हमारे पास और उसका निष्पादन हम करवाते रहते हैं। और हमारा संघर्ष और हमारे मज़दूरों के लिए, हमें अपने लोगों के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेगा। बस भैया अंतिम हम ख़त्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे स्टेटमेंट के साथ। भैया प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए या हरियाली? नहीं, प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए और हरियाली भी। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे ब्लास्टिंग या फिर वहाँ जहाँ कोयला नहीं है, वहाँ पे उस पहाड़ पे जो है BCCL के द्वारा, फॉरेस्ट के विभाग के द्वारा वहाँ पर हरियाली के लिए पेड़ भी लगाया जा रहा है। आप देखे होंगे राम कनाली में देखिए, तेतुलमारी में देखिए, तो वृक्ष भी लगाया जा रहा है। दोनों हम एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि सिर्फ आप प्रोडक्शन करके आप अपना पैसा निकाल लिए नहीं, लेकिन जीवन पहले ज़रूरी है, इसलिए दोनों ज़रूरी है हम लोगों के लिए। धन्यवाद भैया, बहुत बड़ी बात है।
फिर से एक बार कहेंगे, हम मेहनत करने इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। आप मजदूर हैं श्रीमान, समय समय पर आपका परिवर्तन, मैकेनिज़्म, स्थिति को साथ लाना है। हरियाली भी चाहिए, ये तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी जब तक आप नहीं मिलेगा, आप किसी राष्ट्र का वास्तविक निर्माण नहीं कर सकते। जय हिंद।